चले बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। चले जी, दो टाइप के बच्चे बैठे हुए होंगे। एक वो जो पीआरसी क्वालिफाई कर चुके हैं, जरा आवाज उठाइएगा कितने बैठे हुए पीआरसी क्वालिफाइड है। आप हाथ ऊपर के जरा शक्लें पहचान लो। ठीक है, बाकी सब अभी अपियर होकर आए, सारे पेपर दिए, अभी रुके हैं कुछ जी, देकर सारे आए। कितने रह गए? दो और देने बाकी हैं। वो दो कौन से हैं? शायद आइए तो देकर आ रहे हैं ना अभी, अकाउंटिंग तो देकर आ रहे हैं। सबका एग्जाम था, कोई ऐसा जो देकर आ रहा हो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग? आप लोग देकर आ रहे हैं, जरा गाइड कीजिएगा। मेरे दो चैप्टर में से कुछ आया? कुछ ऐसा तो नहीं आया जो डिस्कस ना हो क्लास में, पता ना हो आपको? जी चलें ठीक है बेटा, अच्छी बात है कि आप कोई शिकायत नहीं कर रहे। आप बेटा बातचीत शुरू कर रहे हैं, एज्यूम यही कर रहे हैं इंशाल्लाह आपने पेपर दिए हैं तो निकल ही जाएंगे। और आप तैयारी करने जा रहे हैं अब अपने कैफ की, जो कि सितंबर अटेम्प्ट के लिए। शायद सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती अगर कॉमर्स का रिजल्ट जल्दी आ जाता, इंटर कॉमर्स का, और आप में से बहुत सारे बच्चे शायद मार्च में अपनी अटेम्प्ट बनाने में कामयाब हो जाते। बहरहाल अब किसी वजह से भी रिजल्ट थोड़ा सा डिले हुआ और आपको अब मार्च के अटेम्प्ट लूज करके सितंबर में जाना पड़ रहा है। आप लोग बेटा मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से टीचर्स आ रहे हैं और आपको गाइड करके जा रहे हैं। मुझसे मेरे साथ दलाल आए हुए थे, आपको बिजनेस लॉ के बारे में गाइड कर रहे होंगे। शायद सर तबानी भी आए थे, आपके नहीं है? रिजवान मनाई आए थे, ठीक है, टैक्स के लिए। ठीक है बेटा, तो रिजवान मनाई बेटा बहुत ग्रेट टीचर, मेरे भी टीचर हैं। मैंने सी ए फाइनल मुझसे कंपनी लॉ पढ़ा था, तो बहरहाल बड़े अच्छे टीचर है बेटा, फाइनल को भी पढ़ाते हैं। अब बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। FAR 1 के हवाले से बातचीत आपसे करनी है। देखो बेटा, अभी आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पढ़ कर आए हो, मामला अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो था अकाउंटिंग। अब आईकैप ने पेपर का नाम बदल दिया, अब आपका पेपर हो गया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में थोड़ा सा फर्क है। अकाउंटिंग वही है, एंट्रीज बनाना सीखो, लेजर बनाना सीखो, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखो। लेकिन FAR 1 का जो सिलेबस है वो डिपेंड करता है हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने कहा सब तो हमें आता है कि ये फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं। आपने जो फाइनल अकाउंट पढ़े वो बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। आपने पढ़ा हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल, आपने किसी छोटे बिजनेस के फाइनल अकाउंट बनाना सीखे। आपके फाइनल अकाउंट के सवाल कैसे होते थे? मिस्टर सलीम का ट्रायल बैलेंस है, उनके बिजनेस का प्रॉफिट निकालो। मिस्टर अख्तर का ट्रायल बैलेंस है, उनकी बैलेंस शीट बना दो। यहाँ पर सलीम और अख्तर के सवाल नहीं आते, यहाँ पर लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स बनाने। किसके बनाने? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी उन कंपनीज को कहते हैं जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिसके अंदर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, जो पब्लिक के पैसे पे चल रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनती है, उनका सॉसी थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है। एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो और कैपिटल साइड बनाते हो, सबसे पहले लिखते हो कैपिटल,
जब लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे उसमें कैपिटल भी आपको दो नजर आएंगे। एक होता है अथराइज कैपिटल, क्या होता है? अथराइज कैपिटल। और एक होता है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। आपने कहा समाजित, ये तो नाम पहली बार सुना हमने। यही तो आपका सब्जेक्ट है, सीखना है कि लिस्टेड कंपनी के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं। जब आप कहते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते ही 5 कंपोनेंट जहन में आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। 3 नए कंपोनेंट आपको सीखने। एक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और पांचवा, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप इन चीजों को बनाते हो, इन पांचों चीजों को बनाने को कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्ट, बैलेंस शीट क्या है? एक फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसमें इंफॉर्मेशन होती है अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो सी क्या होता है? सर वो भी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इसी तरह कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट और बनती हैं लॉ के तहत। आपको वो लॉ पढ़ने हैं जिनको आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हो, और फिर उनके तहत फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को प्रिपेयर करना सीखना है। ये जो आपका FAR 1 का पेपर है, ये 2 सेक्शन में डिवाइड होकर आपको मिलेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, और इसके अंदर आईकेप ने कंपलसरी रखा हुआ है कि 8 मार्क्स तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन MCQ का होगा सेक्शन ए में। फर्दर बोला है उन्होंने, सेक्शन ए में कोई क्वेश्चन भी 8 मार्क्स से ऊपर का नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मली 7-8 मार्क्स तक का सवाल सेक्शन ए में आता है। सेक्शन बी के अंदर वो कहते हैं कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स से कम का नहीं होगा और कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा। इन बिटवीन वो आपसे क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छी बात क्या है, उनका कहना यह है कि दोनों सेक्शन इंडिविजुअल पास करना रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी जहन में क्या आता है, यार सेक्शन ए में भी 50 मार्क्स लेकर आओ, सेक्शन बी में 50 मार्क्स लाओ, ऐसा नहीं है। आपको 50 मार्क्स किसमें चाहिए? ओवरऑल चाहिए, ओवरऑल ए और बी मिला के करो और 50 मार्क्स सिक्योर करो। इस हवाले से बेटा एक बहुत अच्छी बात, आईकेप का FAR 1 का स्टडी टेक्स्ट कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छा बना हुआ है। मैं तो टीचर्स को रिकमेंड कर रहा हूँ, कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छा बना हुआ है, और उसके अंदर पूरे सिलेबस की कवरेज मौजूद है। वो कहते हैं बस जो बुक में है वो एग्जामिनेबल है, वो आपसे पूछा जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अब वो एक अलग बात है, उसमें है ही इतना कुछ कि पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बियॉन्ड कभी नहीं जाते। सिलेबस का स्ट्रक्चर और ग्रिड समझाने के लिए मैंने आपको एक हैंडआउट अभी दिया है, जो हसन भाई ने ग्रुप में भी शेयर कर दिया होगा। 3 टीचर्स आपके पास इन्वॉल्व रहेंगे बेटा इसको पढ़ाने में। मेजर पोर्शन तो मेरे पास ही है, मुझे तो आप जानते ही हो, और कौन कौन से चैप्टर मैंने पढ़ाने अभी सब बताता हूं मैं आपको। कुछ चैप्टर सर तबानी के पास है और कुछ चैप्टर सर अबील अहमद के पास है। सर तबानी को तो आप जानते हो, सर अबील को आप नहीं जानते, थोड़ा बता देता हूँ बेटा। सर अबील बेटा एक मेरे ही पुराने स्टूडेंट है, माशाल्लाह AC से क्वालिफाइड है। पिछले 10-12 साल से वो भी टीचिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी टीचिंग कर रहे हैं, और हमारे TSA में भी पिछले 5-6 साल से कंसेक्यूटिव पढ़ा रहे हैं, और मेरे साथ FAR 2 के अंदर भी तकरीबन 50% कोर्स शेयर करते हैं। और आपका जो एक और सब्जेक्ट है MFA, उसका भी एक सब्सटेंशियल पोर्शन यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। 2 चैप्टर आपको FAR 1 के वो पढ़ाएंगे। ठीक है सर, अब क्या आपका सिलेबस है, क्या एग्जाम की इंपॉर्टेंस है, कौन से टीचर पढ़ाएंगे, इसके लिए आपको भी जो मैंने हैंडआउट दिया था वो निकाल लीजिएगा। चलो दोस्त, आईकेप ने आपके सिलेबस को
3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहले पोर्शन को वो कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी ग्रिड या वेटेज बताते हैं 40 से 50 मार्क्स तक के लिए पेपर में आएगा। फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कहता है 10 से 20 मार्क्स तक के लिए पेपर में आएगा। और आखिरी एरिया अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सर 35 से 45 मार्क्स तक के लिए पेपर में आएगा। 3 एरिया है बेटा। अब जो इसका डिटेल ऑफ टॉपिक वाला कॉलम है, ये आईकेप ने अपनी वेबसाइट पे इस तरह से नहीं दिया हुआ, ये कॉलम एडिशनली मैंने ऐड किया है कि आपको पता चल जाए कि किसके लिए क्या क्या चैप्टर आपने पढ़ने। जो आपका पहला एरिया है बेटा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें 6 चैप्टर इन्होंने रखे हुए। पहला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, थर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर, फिर दोबारा आ रहा है करेक्शन ऑफ एरर, फिर IAS 33 अर्निंग पर शेयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चैप्टर हैं क्या, इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा आपको बताता हुआ चलता हूं। इसमें आपके पास एक चैप्टर आ रहा है, उसका नाम है करेक्शन ऑफ एरर। आईए का पेपर अभी आप पढ़कर आए हो, आप पढ़कर आए हो MCQ बेस्ड पेपर। जब ये पेपर मैनुअल होता था, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 2 अटेम्प्ट पहले की बात कर रहा हूं, जब ये पेपर मैनुअल होता था तो उसमें चैप्टर था करेक्शन ऑफ एरर। ये हम आईए के बच्चे को पढ़ाते थे। अब इन्होंने इस चैप्टर को निकालकर नई स्कीम के अंदर FER 1 में डाल दिया। चैप्टर है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त या अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटेंट से कुछ गलतियां हो जाती। अच्छी बात क्या है, इस साल की गलतियां इसी साल पकड़ में आ गई। पहली एग्जांपल, सर मशीन लेकर आए, गलती से एंट्री बन गई परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। एंट्री बननी क्या थी, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, सबको पता है। गलती से एंट्री बन गई परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। अब 2 मसले आ गए, बनाना था एसेट, बना दिया एक्सपेंस। और दूसरा मसला, अगर एसेट बनाते तो उसको डेप्रिशिएट भी करते, उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना भूल गए। गलती इसी साल करी, इसी साल पकड़ में आ गई, कैसे सही करोगे। और एग्जांपल देता हूं, परचेज रिटर्न हुई, गलती से सेल्स रिटर्न के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया, हो गई मिस्टेक। क्या कर सकते हैं, दिमाग में बिठाओ, अकाउंटेंट भी इंसान है, गलतियां कर सकता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना हो। गलतियां पकड़ में आ गई, भाई करेक्शन कर दो। ये चैप्टर जब से सिलेबस में आया है FER 1 के 2 अटेम्प्ट हो गई, 2022 से शामिल हुआ है। दोनों अटेम्प्ट में इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, कभी 7 मार्क्स का, कभी 8 मार्क्स का। दोनों में इसके आगे नाम आप मेरा लिख दीजिएगा, करेक्शन ऑफ एरर। जो 4th लिखा हुआ है, ये चैप्टर आपको मैंने पढ़ाना है। फिर बेटा इसी के ऊपर एक और IAS आ रहा है, IAS 8, नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड करेक्शन ऑफ एरर। आपने कहा समझ रही एरर कितनी बार आएगा। भाईजान एरर के 2 चैप्टर आपके पास हैं और दोनों एरर की करेक्शन का तरीका अलग अलग है। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो हमने 2022 में करे, 22 में गलती पकड़ में आ गई, और भाई करना क्या है, 22 में सही कर दो, बात बदलते हैं। हमसे अकाउंटिंग में कुछ गलतियां हो गई 2020 में, 20 गुजर गया, एरर डिस्कवर नहीं हुआ। 21 गुजर गया, एरर डिस्कवर ही नहीं हुआ। 22 भी गुजर गया, एरर डिस्कवर ही नहीं हुआ। 23 में गलती पकड़ में आ 23 में गलती पकड़ में आई जो आपने 2020 में करी। अपना क्या बोलोगे, ये वो गलती है जो पिछले सालों में की गई, पकड़ में अब आई है। ऐसी गलतियों को हमारी अकाउंटिंग में कहा जाता है प्रायर पीरियड एरर। क्या नाम है, प्रायर पीरियड। इनकी करेक्शन कैसे करेंगे, इनकी करेक्शन करना इतना आसान काम नहीं है। मशीन में बैठे
3 साल पहले जाए, चीजों को मिटाकर आ जाए। गलती किस साल पकड़ में आई है? 2023 में। करेक्शन भी कब करोगे? 2023 में। और क्या कर सकते हैं? जब आईएएस रेट पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है प्रायर पीरियड एरर जब भी पकड़ में आए उसका रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कर दो। मैंने कहा ये क्या होता है? तो उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है पुरानी गलती जब भी पकड़ में आए उसको करेक्ट कर दो। ऐसे करेक्ट कर दो जैसे हमने फाइनल अकाउंट कभी गलत बनाए ही नहीं थे। आपने कहा सुनने में अच्छा लग रहा है, गलती करेक्ट कर दो, ऐसे करेक्ट कर दो जैसे गलती कभी करी नहीं। तभी गलती हो चुकी है, गलत प्रॉफिट निकल चुके हैं, गलत बैलेंस शीटें बन चुकी हैं, और ये काम हम पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। ठीक है, अब 3-4 साल की बैलेंस शीट हिला दो और 3-4 साल के बैलेंसेस को बदल दो, ऐसे बदल दो। गलती ना करते तो क्या होता? ये हमारा आईएएस रेट है। आईएएस रेट के बारे में बात पूरी सुन लेना। ये पहले एफआईआर 2 में था। ये जो नई स्कीम आई है ना, काफी सफल हुए। कुछ एफआईआर 2 से पीछे आ गए, कुछ आईएएस से निकल भी। ये पहले एफआईआर 2 में था, बहुत दफा पेपर में पूछा गया है। तो पेपर में बहुत दफा पूछा गया ना, उसमें एडवांटेज हमें क्या है? अरे यार, सब कुछ तो वो पूछ के बैठा हुआ है, सारे पास पेपर घोल के पी जाओ, उसकी सारी अप्रोच क्या हो जाएगी? समझ में आ जाएगी। हाँ, जो नए चैप्टर है उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आईएएस 8 बड़ा अच्छा चैप्टर है बेटा। नई स्कीम के अंदर 2 अटेम्प्ट हुई है सिलेबस में आए हुए। जो भी उनके नंबर इसका क्वेश्चन है, लेकिन जो हमारी मार्च की अटेम्प्ट थी पहली नई स्कीम की, उसमें इसका शॉर्ट क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स के लिए। इसके आगे भी नाम आप मेरा लिख दीजिएगा। देन बेटा आपके पास एक आईएएस और लिखा हुआ है, आईएएस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। नाम सुना है? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है ये? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ये क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कैश आता रहता है और फिर वो कैश कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी होता रहता है। आप शेयर होल्डर बन के सोचो, ओनर बन के सोचो, आप जानना चाहते हो मेरे बिजनेस में कहां कहां से कैश आता है और कहां कहां वो कैश इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हमारे पास अकाउंटिंग का एक अलग से स्टैंडर्ड बना हुआ है, IAS 7। वो हमें ये समझाता है कि आने वाला कैश और जाने वाला कैश की रिपोर्टिंग किस तरीके से करें, उसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बताता है कैश कहां कहां से आया, कहां कहां चला गया। जब इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि IAS 7 कहेगा कि ये स्टेटमेंट 2 मेथड से बनती है। एक मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड और दूसरे का क्या नाम है? इनडायरेक्ट मेथड। प्रैक्टिकल लाइफ में सब लोग ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, पर तकरीबन, इसलिए पेपर में वही ज्यादा आता है। बहुत होगा 2 या 3 बार डायरेक्ट मेथड का सवाल आया है। इस चैप्टर के आगे नाम आप सर तबानी का लिख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के आगे। फिर बेटा आपके सिलेबस का एक छोटा सा चैप्टर है जिसको 2 टीचर पढ़ाएंगे। अब ऐसा छोटा भी है, 2 टीचर पढ़ाएंगे। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसके आगे पहले नाम लिखो सर तबानी, ब्रैकेट में लिखो बेसिक, ठीक है। फिर नाम मेरा लिखो और ब्रैकेट में लिखो एडवांस विद IAS 8, एडवांस विद IAS 8। ठीक है, समझाता हूं क्या चीज है ये। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी का सिंपल मतलब ये होता है किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर ओनर्स का जो भी पैसा लगा हुआ है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं हमें उसकी स्टेटमेंट बनानी। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने नया बिजनेस शुरू करा 100 रुपए से, कैपिटल 100 रुपए का डाल दिया, कैपिटल आपकी इक्विटी है। पहले साल आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आपने कैपिटल में ऐड कर दिया, 100 रुपए की इक्विटी बढ़ के कितनी हो गई? 120 रुपए।
₹5 का आपने आपस में डिविडेंड बांट लिया, 120 रुपए की इक्विटी गिर के कितनी हो गई? 115 रुपए की रह गई। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, इक्विटी बढ़ गई, डिविडेंड बांटा, इक्विटी गिर गई। ये जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स वो जानना चाहते हैं बिजनेस में हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा क्यों बढ़ रहा है और वो पैसा क्यों कम हो रहा है। उसके लिए भी अलग से एक स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हम इक्विटी की चेंजेस की, अब मैंने ये क्यों बोला, इसको 2 टीचर पढ़ाएंगे बेटा। इसका बेसिक फॉर्मेट सर तबानी सिखा देंगे। बेसिक सवालात, आजकल इसके बेसिक सवालात नहीं आ रहे, पहले आते थे। अब जब से IS 8 आया ना, IS 8 मैंने पढ़ाना है, नाम लिखा है मेरा, आपको यहां से सुनना। सर जी कई साल पहले गलती करी थी, अभी बताया था, कई साल पहले गलती करी, गलत प्रॉफिट निकल गए, गलत प्रॉफिट इक्विटी में चले गए, कैपिटल में चले गए। अब गलती सही करूंगा, जब गलती सही करूंगा तो पुराने प्रॉफिट बदलने पड़ेंगे ना, और पुराने प्रॉफिट किसे पड़े हुए? इक्विटी के अंदर। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनेगी, लेकिन पुराने प्रॉफिट को बदल के बनेगी। अब पुराने प्रॉफिट बदलकर ये स्टेटमेंट कैसे बनती है, ये काम मैंने सिखाना है। और सत्यवानी इसका बेसिक फॉर्मेट सिखाएंगे, इसका एडवांस काम मेरे पास है, IS 8 के साथ मिला के सिखाना है। फिर बेटा आपके पास इसमें एक चैप्टर और आ रहा है, लास्ट में लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं NPO। हाँ भाई आपने सुना होगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रॉफिट कमाना उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हाँ अगर प्रॉफिट हो जाए तो बुरी बात भी नहीं है। इनके फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनते हैं। पहली बात, इनका सॉसी नहीं बनता। अच्छा, इनका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर प्रॉफिट निकलता है, इसको ये प्रॉफिट नहीं कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। और अगर लॉस निकलता है, इसको ये डेफिसिट कहते हैं। इनकी बैलेंस शीट भी डिफरेंट होती है। सबसे बड़ा चेंज, इनकी बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका कोई ओनर ही नहीं होता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर लोग ट्रस्टीज होते हैं, चला रहे होते हैं ट्रस्टीज, या वो लोग चला रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन देते। तो इनके होते हैं फंड्स। क्या कैपिटल नहीं होता, फंड होता है, फंड। किसी ने पैसे दिए, फंड आ गया, फंड। ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं, मुकम्मल डिफरेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। ये भी आपको सीखना है बेटा। ये चैप्टर आपको सर तबानी ने पढ़ाना है। Yes. अब अगर गौर करो ना, तो सर तबानी के पास जो एरिया है वो बेसिकली फाइनल अकाउंट का है। फाइनल अकाउंट के अंदर नॉन प्रॉफिट के फाइनल अकाउंट सिखाने, फाइनल अकाउंट का एक कंपोनेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखानी है, और फाइनल अकाउंट का एक और कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का बेसिक उन्होंने सिखाना है। अब लास्ट चैप्टर बचा IS 33 अर्निंग पर शेयर। इसके आगे नाम आप सर अबील अहमद का लिखो, सर अबील अहमद। और सर रेशो भी। IS 33 इन्होंने नई स्कीम में शामिल किया मार्च 22 से। पहले ये CA फाइनल में होता था। अच्छा सर फिर क्या हुआ? CA फाइनल में होता था, 2019 में 2 अटेम्प्ट के लिए इन्होंने FAR 2 में डाला था। एक बार पेपर में सवाल भी आया था, फिर खत्म कर दिया। अब दोबारा लेकर आ गए FAR 1 में। इसलिए नहीं कि आपको तंग करना है, इसलिए ताकि आपका फाइनल अकाउंट का काम पूरा आ जाए। एग्जांपल लेता हूं, आप लोग सॉसी बनाते हो, आता है भाई? जब आप लोग बेटा सॉसी बनाते हो, अब एक नई चीज सीखोगे कि सॉसी बनाते बनाते जब नेट प्रॉफिट निकल आता है, तो हम लोग अपने सॉसी की नई चीज दिखाते हैं।
इसको कहते हैं ईपीएस। क्या नाम है? शॉर्ट फॉर्म में ईपीएस। पूरा नाम क्या है? अर्निंग पर शेयर। मैं अकाउंटेंट हूं इस कंपनी का, मैं इसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके दूंगा। और हमारा एक आईएएस है, आईएएस 33, वो ये कहता है तुम अपना एक रेशो कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? रेशो, कि तुम्हारी कंपनी एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमा रही है, इसका एक रेशो कैलकुलेट करो। वो रेशो निकाल के यहां पे लिखो। अब अभी बोल दो सर मुझे सॉसी बनाना तो आता है, मुझे ये रेशो निकालना नहीं आता, तो मैं क्या बोलूंगा? तुम्हें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही नहीं आती, क्योंकि ये रेशो निकालकर सॉसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। और इस रेशो को निकालने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अकाउंटिंग में अलग से एक स्टैंडर्ड बना दिया। नाम क्या रख दिया उसका? अर्निंग पर शेयर। इसमें आप कुछ सिचुएशन देखोगे। फॉर एग्जांपल, हमने डिविडेंड बांटा, इससे अर्निंग पर शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा? हमने बोनस शेयर इशू कर दिए, इससे अर्निंग पर शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा? हमने राइट शेयर इशू कर दिए, इससे अर्निंग पर शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा? हमने शेयर स्प्लिट कर दिया, हमारी शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए थी, हमने कहा शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए नहीं है, 5-5 रुपए कर रहे हैं, 10 वाले शेयर को 5-5 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं शेयर स्प्लिट कर दिया, इससे अर्निंग पर शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा? इन सारी बातों को सिखाने के लिए अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड बना हुआ है, और नाम क्या है उसका? अर्निंग पर शेयर आईएएस 33। 2 अटेम्प्ट से FER1 में आया है, लास्ट अटेम्प्ट में इसका सवाल नहीं आया है, और मार्च के अटेम्प्ट में इसका 6 मार्क्स का सवाल आया था, और आईएएस 8 के साथ मिलाकर आया था। उसमें यह था हमसे कई साल पहले गलती हो गई थी, पुरानी गलती को करेक्ट करके दिखाओ, और जब पुरानी गलती को करेक्ट करोगे तो प्रॉफिट बदल जाएंगे, पुराने पुराने प्रॉफिट बदलेंगे तो ये रेशो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस रेशो को दोबारा कैलकुलेट करके देखो। ये टॉपिक सर अभी आपको पढ़ाएंगे। ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड चैप्टर, आइसोलेटेड, इसका बाकी किसी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ भैया, ये आपका पहला एरिया है। जब इस सारे एरिया को पढ़ लोगे तो पता क्या बोलोगे? मुझे ये आ गया है, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये किसी लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बन। इसके बाद बेटा एक एरिया और आ रहा है आपके पास, और उसमें लिखा हुआ है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 10 से 20 मार्क्स तक के लिए पूछेंगे। इसमें 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके आगे नाम आप मेरा लिखिएगा। और सेकंड चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको रेशो एनालिसिस भी कहते हैं, इसके आगे नाम आप सर अबील अहमद का लिखिएगा। हमने बेटा सिलेबस कुछ इस तरह से एलोकेट करा है कि रेशो वाले जितने चैप्टर हैं रेशो से रिलेटेड, वो सर अबील के पास चले जाए, और दोनों से दोनों के पास चले गए। अब पहले ये समझ लो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या चीज है। ये आपके सिलेबस का वाहिद थ्योरी का चैप्टर है, वाहिद मैंने पढ़ाना है। अब तक जब से FER1 का पेपर बना है, जब से अब तक इसमें सिर्फ 2 बार सवाल आया है। एक बार 2018 में आया था, 6 मार्क्स की थ्योरी, बोला था एसेट मेजरमेंट की बेसिस बताओ, बुक में एक पेज पे लिखी हुई। और लास्ट अटेम्प्ट में बोनस सवाल आया। लास्ट अटेम्प्ट का जो पेपर था क्वेश्चन नंबर 1 इसी चैप्टर का आया, और उन्होंने फॉल्स दे दिए सरप्राइजिंगली। और 5 तो ऐसे थे जो क्लास में चैप्टर की रीडिंग में ही डिस्कस हो गए थे, यानी चैप्टर में कहीं कुछ बातें लिखी हुई हैं, वही सेंटेंस उठाए लिख दिए, बोला ट्रू और फॉल्स, अरे ये बताना था। अच्छी बात क्या थी, हमने इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग की हुई थी क्लास के अंदर। अब जब लाइन बाय लाइन रीडिंग की हुई थी, समझा दिया था, तो एज अ टीचर मैं क्या बोलूंगा? मैं तो करवा चुका था। अब बच्चे पे डिपेंड करता है तो उसमें कितना उसमें से रिटेन रखा। ये बहुत छोटा चैप्टर है,
5 से 6 घंटे में हो जाता है। ठीक है सर, ये हमारा वाहिद थ्योरी का चैप्टर है। अब आइए एक और चैप्टर, रेशियो एनालिसिस। सर ये क्या है? आप रेशियो पर आ तो गया था, अर्निंग पर रेशियो। रेशियो बेटा बहुत सारे, लेकिन ये सिर्फ एक रेशियो को हासिल है कि उसका अकाउंटिंग में अलग से स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसका नाम है अर्निंग पर शेयर। रेशियो उसके अलावा और भी बहुत सारे। रेशियो बेसिकली होता क्या है? चैप्टर मेरा नहीं है, लेकिन थोड़ा ओरिएंटेशन है तो कुछ कुछ आइडिया चैप्टर का दे रहा हूं। रेशियो का सिंपल मतलब होता है कंपेयर करना। किसी को किसी के साथ कंपेयर करो तो उसकी परफॉर्मेंस आपकी समझ में आ जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, किसी का मैट्रिक का रिजल्ट आया, ठीक है, पूछा उससे, पेरेंट्स ने, हाँ भाई क्या रिजल्ट आया? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेपर पास। अच्छी बात है। बच्चे ने फिर बताया, अब्बू मेरे जो है ना 899 मार्क्स आए। अब अब्बू परेशान, 899 मार्क्स आए, या पता नहीं अच्छे हैं या बुरे। बच्चा थोड़ा समझदार था, उसने फौरन बोला अब्बू मेरी 92% आई है। हाँ, अब जैसे ही उसने मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करा, एक रेशियो में कन्वर्ट करा, परफॉर्मेंस समझ में आ गई। अब बताओ 92 अच्छी है बुरी है? बहुत अच्छी है। वो बोल रहा था 899, हमें समझ में नहीं आ रहा अच्छा है या बुरा। उसने 899 को परसेंटेज में कन्वर्ट करा, वही चीज इंफॉर्मेटिव हो गई। इसी तरह आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो, सॉसी बनाते हो, बैलेंस शीट से बहुत सारे रेशियो निकलते हैं, सॉसी से बहुत सारे रेशियो निकलते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस को नापने के लिए। जब ये चैप्टर एफएआर 2 में था, 38 रेशियो बच्चों को मैं पढ़ाया करता था। ठीक है, अब जब से ये एफएआर 1 में आया है, इंतहाई आसान हो गया है। टोटल 10 रेशियो हैं, 10 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, जो आपको समझ के उन्हें अप्लाई करना है। थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं, ये रेशियो करवाते क्या है। मान लो किसी कंपनी को बैंक से लोन चाहिए, लोन लेने के लिए बैंक वाले के पास गए। बैंक वाले ने बोला भाईजान लोन ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए जरा बिजनेस की हालत देखनी पड़ती है, बिजनेस की माली हालत कैसी है। थोड़ी सी एग्जांपल दूं, आजकल हमारी इकोनॉमी जैसी चल रही है, आपके सामने है ना, कोई हमें लोन देने को तैयार नहीं है। इवन आईएमएफ वाले भी लोन देने को तैयार नहीं है। क्या बोलते हैं, ये करो वो करो फिर तुम्हें लोन मिलेगा। लोन इतने आराम से नहीं मिलता। हम बैंक के पास गए, लोन दे दो। बैंक वाले ने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो? मैंने कहा हाँ, हर साल बनाते। कह रहा लाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी हमें दो, फिर वो उनको देखकर फैसला करेंगे तुम्हें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने कहा ले लो भाई। मैंने फाइनल अकाउंट की कॉपी उनको भी दे दी। बोलने का 2 दिन बाद आना। जब 2 दिन बाद मैं गया, उन्होंने बोला माजरत लोन आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा है आपकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है इनको लोन मत दो। मैंने कहा बैलेंस शीट मैंने खुद ही बनाई है, मैंने उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है मुझे लोन मत दो। उसमें क्या लिखा हुआ है ऐसा? उसने कहा हाँ उसमें ये नहीं लिखा हुआ अंग्रेजी में इन्हें लोन मत दो, लेकिन जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है इन्हें लोन मत दो। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा सर जी मैंने आपकी बैलेंस शीट उठाई, बैलेंस शीट में एक रेशियो निकाला, करंट रेशियो। इस सिलेबस में है आपके, क्या निकाला? करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दो। मान लो तुम्हारे करंट एसेट है 90 रुपीस, करंट लायबिलिटी है 100 रुपए। जब डिवाइड करा आंसर आया 0.9:1, और इसका मतलब है लोन मत दो। तो क्या मतलब? ये रेशो ये बता रहा है अगर तुम्हारे ऊपर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट करंट एसेट कितने? 0.9। मतलब करंट लायबिलिटी उनको बोलते हैं जो अगले 12 महीने में पे करनी है, और करंट एसेट वो जो अगले 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर अगले 12 महीने में तुम्हें 1 रुपया पे करना है तो पे करने के लिए कितना कैश अवेलेबल होगा? सिर्फ 90 पैसे। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि अपनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी पूरी कर सको, नई लाइबिलिटी कहां से पूरी करोगे?
पाकिस्तान में स्टेट बैंक का रूल है, जिस कंपनी का करंट रेशो 1:1 से कम हो, क्या हो, 1:1 से कम हो, कोई कमर्शियल बैंक उसको लोन नहीं देगा। आ रही बात समझ में? तो कंपनी की परफॉर्मेंस नापने के लिए उनके कुछ रेशो निकाले जाते हैं, कुछ प्रॉफिट के रेशो कहलाते हैं, कुछ लोन के रेशो कहलाते हैं। ये सब कैसे निकाले जाते हैं और इन रेशो का क्या मतलब होता है, ये आपके सिलेबस में। इसको इस तरह समझना, आप सिलेबस में दो चीजें सीख रहे हो, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नंबर 2, हाउ टू इंटरप्रेट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कुछ और है और उनको इंटरप्रेट करना वो कुछ और है। आ रही बात समझो बेटा आपको? तो बेटा ये रेशो कैसे इंटरप्रेट होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, तो ये चैप्टर भी सर अबील के पास है। हो गया सर? दोनों समझ में आ गए? अब आ जाइए लास्ट एरिया पे, जिसको ये कहते हैं 35 से 45 मार्क्स के लिए पूछेंगे और सबसे टाइम कंज्यूमिंग एरिया आपके सिलेबस का यही है। और जितने चैप्टर लिखे हैं सबके आगे नाम मेरा लिख दीजिए। जितने चैप्टर लिखे हैं सबके आगे नाम मेरा लिख दीजिए। और आप देख लो, मैं रो नहीं रहा। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैं आईए में कम क्यों पढ़ाता हूँ। आ रही बात समझ बेटा? सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसमें इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे जल्दी पढ़ाना नहीं आता, मुझे बहुत डिटेल में पढ़ाना आता है खाली, ठीक है ना। और पढ़ा पढ़ा के 25 साल में इतना सीख लिया है, इतनी नॉलेज है, मैं नॉलेज देना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। अब जब इन चैप्टर को छेड़ता हूँ ना मैं, तो ये रुकते नहीं है कहीं पर भी, इनको रोकना पड़ता है जबरदस्ती कहीं पे लाके। अब दोस्त, इसके अंदर जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं, वो सब मैंने ही पढ़ाने। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, IAS 2 गवर्नमेंट ग्रांट्स, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट, IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट एंड IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पेपर में एक ट्रेंड 2019 से शुरू हुआ है, ऑटम 19। ऑटम 19 वो अटेम्प्ट थी जब FAR 1 का सिलेबस चेंज किया था ICAP ने। ट्रेंड ये शुरू हुआ है कि पेपर में लास्ट क्वेश्चन वो IAS 16 का आएगा, लेकिन अकेला नहीं आएगा, उसके साथ IAS 23 मिला हुआ होगा, या फिर IAS 20 मिला हुआ होगा, या IAS 40 मिला हुआ होगा, ठीक है, या IAS कौन सा 36 मिला हुआ होगा, या ये सब मिले हुए होंगे। अच्छा सर, क्यों? क्योंकि ये सब चैप्टर जो आखिर में लिखे हुए IAS 16 के रिश्तेदार हैं, इन सब का ताल्लुक IAS 16 से है। मैं आपको बोलता था डेप्रिसिएशन FAR 1 में 1-1.5 महीना लगेगा खाने के, आपको समझने के अंदर नहीं छोड़ेगा। और पूरा सिलेबस IAS 16 पे टिका हुआ है। अगर आप IAS 16 सिलेबस में से निकाल दो, ये पूरा सिलेबस गिर जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। इसका ऊपर हमारे फाइनल अकाउंट से भी ताल्लुक है। किससे? फाइनल अकाउंट से। IAS 16 में आप अभी सिर्फ बेसिक पढ़ के आए हो, बहुत बेसिक। क्या सीख लिया आपने यार? डेप्रिसिएशन होता क्या है, उसको निकालने के मुख्तलिफ मेथड कौन से होते हैं, फुल ईयर पॉलिसी क्या होती है, प्रोपोर्शनल पॉलिसी क्या होती है, बहुत तीर मारा, एसेट आ रहा है, एसेट डेबिट पेएबल या कैश क्रेडिट, डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, बहुत हुआ चेंज ऑफ एस्टीमेट, बस यहाँ पे आके आपका सिलेबस रुक गया था। असल कहानी उसके बाद शुरू होती है, और जो शुरू होती है उसका नाम है रीवैल्यूएशन। ये जो हमारा FAR 1 का सिलेबस है ना, इसमें एक वर्ड है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, बस को दिमाग में बिठा लो। ये रीवैल्यूएशन जो है ना, इसमें इतना कुछ है पूछने के लिए कि एग्जामिनर इसके बगैर पेपर बना ही नहीं सकता। सर तबानी बैलेंस शीट बनाएंगे, जगह जगह वर्ड आएगा सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन। वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का बेसिक छेड़ेंगे, जगह जगह वर्ड आएगा सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन। वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे, जगह जगह वर्ड आएगा सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन। सर माजिद अपने जिस चैप्टर को भी छेड़ेंगे, उसमें से 90% चैप्टर में वो रीवैल्यूएशन बीच में आ जाएगी। ये रीवैल्यूएशन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी। रीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है
कि आप अपने एसेट को बुक वैल्यू से हटा दो और बुक वैल्यू से हटाकर इस वक्त की फेयर वैल्यू पे लेके चलेगा, फेयर वैल्यू पे, जो इतना आसान काम नहीं है। मान लो आपने एक बिल्डिंग ली थी 100 रुपए की, डेप्रिशिएट करते करते 80 रुपए की बची हुई है और इसकी इस वक्त फेयर वैल्यू चल रही है 500 रुपए। आपकी बैलेंस शीट में कितने की पड़ी हुई है? 80 की। मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? 500 रुपए। IAS 16 अलाउ करता है, आप अगर चाहो अपने एसेट को रीवैल्यू कर लो और रीवैल्यू करके 500 रुपए पे ले आओ। लेकिन आप क्या बोलोगे, समाजिक मजाक थोड़ी चल रहा है, जो बैलेंस शीट 80 रुपए से टैली है, बैलेंस शीट में 80 काटूं अब आप 500 लिख दूं और बैलेंस शीट मेरी क्या रहे, टैली भी रहे। और भाई एसेट आता है कोई एंट्री बनती है, डेप्रिशिएट होता है उसकी भी कोई एंट्री बनती है, इसी तरह रीवैल्यूएशन होती है उसकी भी क्या बनती होगी, कोई ना कोई एंट्री बनती होगी। नजरा अजान की आवाज आ रही है, 2 मिनट के बाद बात शुरू करता हूं। चलिए दोस्त, अब क्योंकि ये 16 में बार बार बोल रहा हूँ सिलेबस का मेन चैप्टर है, यकीनन फिर हमें शुरुआत भी कहां से करनी होगी, IAS 16 से। और ये चैप्टर जितना अच्छा ग्रिप में आएगा समझो आपका FAR 1 ग्रिप में आ जाएगा। फिर बेटा एक और चैप्टर लिखा हुआ है IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसका भी इनडायरेक्ट ताल्लुक IAS 16 से। गवर्नमेंट मुख्तलिफ कामों के लिए ग्रांट्स देती है, इमदाद देती है, उन मिलने वाली इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे वो आपको यहां से सीखना है। आप इसको IAS 16 के साथ मिलाता हूं। एज्यूम करें इंटीरियर सिंध का कोई इलाका है जहां पे लोगों के पास ज्यादा रोजगार के मौके नहीं और गवर्नमेंट उनके लिए रोजगार पैदा करना चाहती है। गवर्नमेंट सोच रही है अगर इस इलाके में लोग फैक्ट्रियां लगाएं तो लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट खुद फैक्ट्रियां लगाए। ठीक है, हाँ गवर्नमेंट फैक्ट्रियां लगाने के लिए एटमॉस्फेयर पैदा करती है। गवर्नमेंट ने अनाउंस करा, लोग आगे आए, इन्वेस्टर आगे आए, इस जगह फैक्ट्रियां लगाएं ताकि लोगों को रोजगार मिले। मान लो मैं भी एक बिजनेसमैन, मैंने गवर्नमेंट से पूछा जो फैक्ट्री मैं कराची में लगा सकता हूँ और मैं इंटीरियर सिंध में उस जगह क्यों लगाऊं जहां पे तुम कहते हो। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री लग गई, लोगों को रोजगार मिल गया, लोग खुश हो गए। गवर्नमेंट के कहने पे फैक्ट्री वहां लग गई, गवर्नमेंट की वाहवाह हो गई, मुझे क्या फायदा होगा एज अ बिजनेसमैन। अब ये फायदे मुख्तलिफ तरीकों से हो सकते हैं, उनमें एक तरीका ये भी होता है गवर्नमेंट कहती है देखो मेरा भाई वहां फैक्ट्री लगाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 करोड़ की मशीनें लगाओगे, 10 करोड़ की मशीनें लगाने के लिए 8 करोड़ रुपए गवर्नमेंट तुम्हें इमदाद देगी, तुम्हें ग्रांट देगी, तुम वहां फैक्ट्री लगाओ बस। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, 10 करोड़ की मशीन खरीदी जिसके लिए 8 करोड़ रुपए की ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है। अब ये जो मशीन मैं लाया था 10 करोड़ की थी, इस पे 10 करोड़ मेरे लगे हुए थे, लेकिन 8 करोड़ किसी और ने भी दे दिए। अब इस 8 करोड़ का मशीन से ताल्लुक बना नहीं बना। अब इस गवर्नमेंट ग्रांट का मैं क्या करूं, इसकी अकाउंटिंग कैसे करूं। तुम IAS 20 पढ़ोगे, वो समझाएगा मिलने वाले 8 करोड़ के दो तरीके हैं, या तो इस आने वाले 8 करोड़ को मशीन की कॉस्ट में से माइनस कर दो, 10 माइनस 8 बोलो मशीन कितने की पड़ गई, 2 करोड़ की। और 2 करोड़ रुपए आप एसेट मानो, 2 करोड़ को डेप्रिशिएट करो, हालांकि यूज किसको कर रहा हूं, 10 करोड़ वालों को, लेकिन डेप्रिशिएट 2 करोड़ को करो। जब डेप्रिशिएट 2 करोड़ करोगे, डेप्रिसिएशन कम आएगा, प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ जाएगा ग्रांट की वजह से। किसकी वजह से, ग्रांट की वजह। तो ये ग्रांट जो गवर्नमेंट देती है उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये मामला यहां पर है। स्टैंडर्ड छोटा सा है, लेकिन इसका क्योंकि ताल्लुक IAS 16 से बहुत ज्यादा है, तो ये 4-5 दफा IAS 16 के साथ मिलाकर पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है सर, एक और टॉपिक आ रहा है बेटा, वो आ रहा है बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट FAR 2 से शिफ्ट हुआ है, ऑटम 19 में शिफ्ट हुआ है। कब हुआ है, ऑटम 19 से शिफ्ट हुआ है। अभी तक इसका अपना सवाल एक बार पेपर में आया है, अब तक मार्च 22 में, 8 मार्च का।
ज्यादातर इसकी एडजस्टमेंट आती रही है, एडजस्टमेंट। चैप्टर है क्या? बोरिंग तो समझते होंगे। बोरिंग किसको कहते हैं? लोन लेने को। और लोन लेने की कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। क्या होती है? इंटरेस्ट। अब इसका ताल्लुक क्या है वो समझना। एज्यूम करो हम लोग कोई नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। नई फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। इतना पैसा इस वक्त हमारे पास है नहीं। घबराने की बात नहीं है। बैंकों के पास बहुत पैसा। हम लोन लेने पहुंच गए। हम किसी बैंक में जाके बोल रहे हैं भाई हम लोन दे दो, हम लोन लेके फैक्ट्री लगाएंगे, एक नई फैक्ट्री की बिल्डिंग तैयार करेंगे, उसमें मशीन। उन्होंने बोला भाई 20 करोड़ का लोन तो मिल जाएगा। 20 करोड़ में वापस भी करने पड़ेंगे, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं दे दूं। अब लोन का पैसा लोन के पैसे से बिल्डिंग शुरू कर दिया। लोन के पैसे से बिल्डिंग को बनाना शुरू करूंगा। बिल्डिंग थोड़े दिन बाद कह रहे हैं सर इंटरेस्ट दे दें। अब मैंने इंटरेस्ट के पैसे भी दे दी। अब मैं जब इंटरेस्ट दूंगा, नॉर्मल हालात में इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है। हम एंट्री बनाते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट, ये करते हैं। अब मेरी सोच देखना, ना मैं ये बिल्डिंग, ना मैं लोन लेता, ना मैं लोन लेता, ना मैं इंटरेस्ट पे करता। अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो इसलिए पे कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये बिल्डिंग बनानी थी। जिस तरह इस बिल्डिंग को बनाने में सीमेंट लगा, बजरी लगी, लोहा लगा, दरवाजे खिड़कियां लगे, इसी तरह इस बिल्डिंग को बनाने में क्या लग गया? इंटरेस्ट भी लग गया। आपको एक चीज दिखाई थी पीआरसी में, कॉस्ट ऑफ एसेट। जब मुझसे कोई पूछेगा भाई ये बिल्डिंग कितने की बनी, बिल्डिंग बनाने में लोहे को भी डालूंगा, सीमेंट को भी डालूंगा, लेबर के पैसे भी डालूंगा, दरवाजे खिड़कियों के पैसे भी डालूंगा, और साथ में किसको डालूंगा? इंटरेस्ट को भी डालूंगा। इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, और हर वो चीज जो कॉस्ट में जाती है बाद में क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है। लोन लेकर मशीनें लगा रहा हूं, लोन लेके बिल्डिंगें बना रहा हूं। लोन, बिल्डिंग, IS-23, IS-16 मिल गया। इन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं किससे जाके मिलेगा? IS-16 के साथ। अगला इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, IS-36, जिसका लास्ट अटेम्प्ट के अंदर सवाल आया था 7 मार्क्स का। ठीक है सर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम वक्त के साथ ना सिर्फ डेप्रिशिएट होते हैं बल्कि कभी कभी इंपेयर्ड भी हो जाते हैं। डेप्रिशिएट समझते हो ना बेटा? सिस्टमेटिक एलोकेशन। चलो सिंपल सी एग्जांपल, किस 25 लाख की गाड़ी ली थी, डेप्रिशिएट करते करते आज वो गाड़ी 15 लाख की बची हुई है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, गाड़ी का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी काफी डैमेज हो गई। आप सबको पता है डैमेज, उन साहब ने उस एसेट की वैल्यू मालूम करवाई। अब आपने बोला, किसी ने बताया भाई डैमेज गाड़ी है, बहुत होगा, 8 लाख की होगी। अब वो साहब क्या कह रहे हैं? भैया मेरी 25 लाख की गाड़ी डेप्रिशिएट होने के बाद 15 लाख की बची हुई थी, एक झटके में उसकी वैल्यू 7 लाख रुपीज से गिर गई। अगर डैमेज होने से वैल्यू 7 लाख रुपए से गिर गई, या 7 लाख रुपए को आप डेप्रिसिएशन बोलोगे? नो, इससे हमारी अकाउंटिंग आ जाता है इम्पेयरमेंट लॉस। क्या कहा जाता है? इम्पेयरमेंट लॉस। अगर किसी एसेट के कमा के देने की ताकत गिर जाए, उससे जो हम फायदे उठा सकते थे वो फायदे अचानक से गिर जाए, इसे अकाउंटिंग में कहा जाता है इम्पेयरमेंट लॉस। मशीनें इम्पेयर्ड हो जाती हैं, बिल्डिंग्स इम्पेयर्ड हो जाते हैं, इक्विपमेंट्स इम्पेयर्ड हो जाते हैं। अब सवाल ध्यान में आता है कि क्या होता है इम्पेयरमेंट लॉस, कैसे निकलता है और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? ये फिर गौर करो, मशीनें इम्पेयर्ड हो रही हैं, साथ में आ रहा है IS-3 और लास्ट चैप्टर IS-40।
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। हाँ बेटा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सिंपल सी एग्जांपल, मान लो सुनने में आया टीएसए वालों ने बराबर वाला बेंगलो खरीद लिया है। फॉर एग्जांपल, मुझे पता चला, मैंने मैनेजमेंट को बोला, अच्छा अच्छा लगता है अब इस बेंगलो में भी कैंपस बनाओगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा फिर लिया क्यों है? उन्होंने कहा सर दबानी बोल रहे थे, मुनासिब पैसों में मिल रहा है, खरीद लेते हैं। मैंने कहा खरीद तो लिया, अब करोगे क्या उस बेंगलो का, उस प्रॉपर्टी का करोगे क्या? वो कहना सर दबानी बोल रहे थे किराए पर दे देंगे। अच्छा, क्या ये बोल रहे थे ऐसे ही छोड़ देंगे? जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी और हमें पैसों की जरूरत अगर हुई, हम बेच के कमाएंगे। मैंने कहा अच्छा। अब टीएसए के बाद दो बिल्डिंग, एक ये बिल्डिंग जिसमें हम बैठ के पढ़ रहे हैं और एक बराबर की बिल्डिंग, दोनों टीएसए की है। लेकिन फर्क देखो क्या है, ये वाली बिल्डिंग टीएसए अपने बिजनेस के कामों में यूज कर रहा है, लेकिन दूसरी बिल्डिंग में खाली इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, उसने अपने बिजनेस के कामों में यूज नहीं कर रहा। अब ये दोनों बिल्डिंगें किसकी? हमारी। इसको अपने बिजनेस के काम में यूज कर रहा है, वो कहलाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और जहां पर खाली पैसा इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, वो क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है, ये सब सिखाने के लिए कौन बना हुआ है? IAS 40। समझ में आ रही है बेटा जी? तो बेटा जी आपने देख ही लिया, और ये भी देख लिया कि ज्यादा आपको मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा माजरत के साथ। देखो बेटा, मैं ये सिलेबस कई बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह कई बार मेरिट भी आ चुके हैं, बच्चे पास तो हर दफा ही कर रहे हैं। ये आपके अपने ऊपर है बच्चे। परसों की बात है, आप एक सेक्शन बना हुआ है B3 फास्ट ट्रैक। जो बच्चे फास्ट ट्रैक पे भी इस दफा, आपने तो ऑटम का अटेम्प्ट करा है, वो मार्च में देना चाह रहे थे, उनमें एक दो बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। उन्हें बच्चे ने मुझसे पूछा माजिद ये बताया अगर मुझे मेरिट के लिए कोशिश करनी हो मैं क्या करूं? मैंने तो बड़ा सिंपल दिया, बेटा देख, मेरिट वाले को अलग से कोई लेक्चर नहीं देते, मेरिट वाले को अलग से कोई एक सवाल भी प्रैक्टिस कर नहीं देते। जो आपको पढ़ाते हैं ना, जो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, इन्हीं बातों को सुन सुन के कोई मेरिट ले आता है, इन्हीं बातों को सुन सुन के कोई पास हो जाता है, और अल्लाह ना करे इन्हीं बातों को सुन सुन के कोई फेल भी हो जाता है। यानी हम लेक्चर तो वही वाला देते हैं, पढ़ाते वही वाला है जिससे मेरिट आ जाते हैं। अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप उन बातों को कितना रिटेन रखते हो, और सबसे बड़ी बात, रिटेन रखने के बाद पेपर वाले दिन डिलीवर क्या करके आते हो। एक था पीआरसी, जिसमें आपका रिजल्ट अभी अब देखना आएगा 80, 90, 95% बच्चा पास हो जाएगा। ये है कैफ मैनुअल पेपर, 30, 35, 40, बहुत हो 50, इनका रिजल्ट डिफरेंट है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको जरा सिंसियर होके बैठना पड़ेगा अपनी स्टडीज के साथ। यहाँ पे वो पीआरसी वाला मजाक नहीं चल सकता। क्लासेस कर दी, 2 हफ्ते बाद रिकॉर्डिंग देख ली, दिल करा तो, आंख खुल गई तो क्लास में आ गए, नहीं खुली तो नींद तो पूरी हो ही गई। यहाँ पर चीजें आपस में कनेक्टेड है, आ रही बात समझ में? तो बेटा शुरू से क्लासेस को लेके चलो और प्रॉपरली लेके चलो। आप लोगों के लिए लास्ट अटेम्प्ट से एक एडवांटेज और दे दिए, आपको ओपन बुक पॉलिसी अलाउ कर दी है। क्या अलाउ कर दी है? ओपन बुक पॉलिसी। IFRS की जो ओरिजिनल बुक है, ओरिजिनल बुक, वो आप पेपर में साथ में लेके जा सकते हो, और ले जाके उसको साथ में रख सकते हो, और जरूरत पड़ने पे बुक खोलकर उसको इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो बुक पहले पढ़ी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो अटेम्प्ट पॉलिसी आई है लास्ट अटेम्प्ट से, टीएसए वाहिद कॉलेज है पूरे पाकिस्तान में, क्लेम कर रहा हूँ, जहाँ पे वो IFRS FER1 के बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं, और मैं ही पढ़ा रहा हूँ। और सब कॉलेज में ये बोल दिया गया है आपके लिए नहीं, आपको लेक्चर दे दिए वही बहुत है। जबकि लास्ट अटेम्प्ट के अंदर 2 सवाल ऐसे थे, मेरे वो बच्चे जो FER2 लेके आ रहा हूँ मैं, वो बोलते हैं IAS खोल खोल के उसके जवाब लिखे वहां पर।
जो आप कह रहे हो ना, आपके आ रहा था ट्रू एंड फॉल्स, तो आईएएस खोल खोल के, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आईएएस की बुक में दिया हुआ है, हमने आईएएस खोल खोल के उसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स लिखे। लेकिन ये कौन ढूंढ सकता है? जिसने पहले से पढ़ा हो। और आईएफआरएस को पढ़ना और पढ़ाना हर किसी के क्योंकि एक होता है नॉर्मल बुक पढ़ना, एक होता है ओरिजिनल आईएएस पढ़ना, उसको पढ़ाने का तरीका भी अलग। अल्लाह का शुक्र है हमने हंसते खेलते इस बार भी पढ़ लिया। सिर्फ 2 रह गए कि परसों रीडिंग होगी, वो 2 मेरे कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। तो इंशाल्लाह जैसी क्लास टाइम टेबल में लगती है बेटा, टाइम जाया किए बगैर हम आईएएस 16 से शुरू कर देंगे। मेरी कोई क्लास, मेरी बात कोई और क्लास से आप लोगों की ठीक है बेटा। मुझे असद भाई ने कहा था सर 1:15 तक ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि कोई सेक्शन बाहर खड़ा हुआ है, उनकी क्लास इसी रूम के अंदर है। इंशाल्लाह अगली क्लास में आईएएस 16 प्रैक्टिकली शुरू कर देंगे। थैंक यू दोस्त।